बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 92 मुलाहिज़ा फरमाएं। रुस्तम हर मसलत को बालाए ताक रखकर आगे बढ़ा। वो बिल्ली की चाल चलता कुएं के खम पर पहुंचा तो उसे टार्च की मदम रोशनी दिखाई दी। अंदर का मंजर चौंका देने वाला था। नादिया ने अपनी कमीज अकब से इस तरह उठाई हुई थी कि उसकी शफाफ पुश्त कंधों तक रियां हो गई थी। उसका सर और चेहरा वगैरह कमीज के अंदर छुप गया था। एक शख्स जिसकी सिर्फ पुश्त थी रुस्तम को नजर आ रही थी। किसी नुकीली शय से नादिया की कमर पर कुछ लिख रहा था। उफ, आहिस्ता वो सिसक रही थी। रुस्तम हैरानी से उसे देखता रहा। इसे ये सब कुछ बहुत शर्मनाक महसूस हुआ। नादिया ने कमीज तो अपनी कमर से ऊपर उठा रखी थी, लेकिन उसका जिस्म सामने से भी उरियां नजर आ रहा था। बड़े साइज की टार्च एक पत्थर पर रखी हुई थी। उसकी रोशनी नादिया के बदन की हिजान खेद नशीबो फराज पर थी। रुस्तम ने गौर से देखा, लिखने वाले के हाथों में कोई कलम या बाल पॉइंट वगैरह नहीं था। ये बड़े साइज की एक सुई थी जिससे लिहाफ वगैरह सीने का काम लिया जाता है। पंजाब में इसे खंदुई भी कहते हैं। वो शख्स जो दरमियानी उम्र का लगता था, बड़ी नमाक और दिलचस्पी से नादिया की शफाफ जिल्द पर खंदुई से खराशे डालते हुए कुछ लिख रहा था। वो लर्ज रही थी। गाये बगाए उसके होंठों से खाए उफ फल्ला की आवाज़ निकल जाती थी। लिखने वाले ने बोसीदा सी जैकेट शलवार कमीज पहन रखी थी। उसके बाल गर्दन पर से लंबे थे। यूं लगता था कि नादिया की तकलीफ उसे मजा दे रही है और वो लिखने के साथ साथ नादिया की उरियां बदन का नज़ारा भी कर रहा है। उसने नादिया की कमीज थोड़ी सी मजीद ऊपर उठाई। नादिया ने अपने हाथ मोड़कर कमीज को थाम लिया, जैसे वो मजीद उरियानियत से बचना चाहती है। ताम उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। लिखने वाले डशकरे ने उसके कंधे भी अकब से उरियां कर दिए। नादिया ने बेजारी से कुछ कहा, लेकिन अल्फाज रुस्तम की समझ में नहीं आए। अब लिखने वाले का अंदाज रुस्तम से ढका छुपा नहीं रहा था। वो वाज़े तौर पर नादिया की उरियानी से हज उठा रहा था। पता नहीं उसने नादिया को किस चक्कर में फंसाया हुआ था। नादिया के पहलू पर लिखने के लिए उसने अपने बाएं हाथ से नादिया का पसीना साफ किया। उसके हाथ ने बड़ी बेबाकी से और यकीनन बदनीति से नादिया के बाएं पहलू पर ऊपर से नीचे हरकत की। नादिया ने फिर कुछ कहा, गालिबन अपनी बेजारी जाहिर की। अब ये सब कुछ देखना रुस्तम के बस में नहीं रहा था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इसके कदमों की आवाज़ सुनकर लिखने वाला चौंका और उसने मुड़कर देखा। ये 30-35 साला शख्स फरीद के साथियों में से था। रुस्तम को इसका नाम मालूम नहीं था, लेकिन शक्ल देखी पाली थी। रुस्तम को देखकर उस शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई। रुस्तम ने उसे गिरेबान से पकड़ा और बड़ी वैश्य से घुमाकर दीवार पर दे मारा। वो दीवार से टकराया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। नादिया की दहशतज़दा चीख रुस्तम के कानों में गूंजी। इसने नादिया को जल्दी से अपनी कमीज सीधी करके खड़े होते देखा। रुस्तम उसे नजरअंदाज करके लंबे बालों वाले के पीछे भागा। वो 15-20 कदम आगे जा चुका था। उसने मुड़कर रुस्तम को देखा और फिर शदीद खौफ के आलम में करीबन 20 फुट की बुलंदी से नीचे छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से वो एक छोटी झाड़ी पर गिरा और वहां से उठकर फिर भाग खड़ा हुआ। रुस्तम छोटा सा चक्कर काट कर नीचे उतरा और उसने लंबे बालों वाले के पीछे भागना शुरू कर दिया। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा, रुस्तम ने चिल्ला कर कहा। लेकिन वो बेहद खौफजदा था। उसके अंदाज से आया था कि वो रुकेगा नहीं। रुस्तम ने अपनी रफ्तार कुछ और तेज कर दी। इन नशीबो फराज में रुस्तम ने एक अरसा गुजारा था। वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जल्दी वो अपना और भागने वाले का फासला कम करने में कामयाब हो गया। इसी दौरान में अचानक एक घाटी के मोड़ पर 5-6 अफराद नमूदार हुए और उन्होंने भगोड़े को दबोच लिया। ये डेरे के पहरेदारों में से थे और रुस्तम की आवाज़ सुनकर यहाँ पहुंचे थे। इनमें काठिया भी शामिल था। भगोड़े को ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया गया। काठिया ने उसके हाथ पीछे मोड़े और एक मफलर के जरिए मजबूती से पुश्त पर बांध दिए। रुस्तम ने टार्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। उसके ऊँटों और नाक से खून बह रहा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। रुस्तम को देखकर वो खौफजदा आवाज में बोला, रुस्तम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ। रुस्तम ने उसकी पसलियों पर ठोकर रसीद की, तेरी सारी बेकसूरी मैंने अपनी आंखों से देखी, हरामजादे। फिर रुस्तम काठिया से मुखातिब होकर बोला, इसे लेकर डेरे पर पहुंचो, मैं अभी आ रहा हूँ और अच्छी तरह तलाशी भी ले लो इसकी। काठिया ने अदब से सर झुका लिया। रुस्तम उन्हें छोड़कर वापस कुएं में पहुंचा। कुएं में पड़ी हुई टार्च अभी तक रोशन थी, मगर नादिया वहां नजर नहीं आ रही थी। रुस्तम समझ गया कि वो वापस डेरे पर चली गई है। रुस्तम ने देखा एक तरफ पत्थर की दर्ज में 2 अगरबत्तियां सुलग रही थी। एक काले रंग की लंबोतरी सी डायरी भी वहां पड़ी हुई थी। डायरी में पता नहीं क्या ऊट पटांग लिखा गया था। पुरानी किताबों और अंग्रेजी रसालों से काटी हुई कुछ खौफनाक तस्वीरें भी डायरी में मौजूद थी। जानवरों और जानवर नुमा इंसानों की बड़ी भयानक शक्लें थी। रुस्तम ने थोड़ी सी तगोदो की तो उसे एक और चौंका देने वाली शय नजर आई। ये इंडियन विस्की की एक क्वार्टर बोतल थी। इसे एक पत्थर के पीछे छुपा कर रखा गया था। रुस्तम ने ये सारी चीजें, जिनमें 2-3 तावीज़ भी शामिल थे, अपनी तहवील में ले ली और वापस डेरे की तरफ चल पड़ा।
डेरे वापस पहुंचकर उसने सबसे पहले इस बात की तस्दीक की कि नादिया वापस आ चुकी है या नहीं। वो आ चुकी थी और अपने कमरे में थी। छज्जे के नीचे बहुत सारे लोग जमा थे और गैस लैंप्स की रोशनी में हलचल के आसार दिखाई दे रहे थे। यकीनन लंबे बालों वाला भगोड़ा यहीं मौजूद था। उसकी तरफ जाने की बजाय रुस्तम पहले अपने कमरे में गया। वो इस सारे चक्कर के बारे में नादिया से पूछना चाहता था। कमरे में एक तरफ नादिया शाल में लिपटी सुकड़ी समटी बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू रवां थे। हसने गुजराती की बीवी शाहिदा और हनीफा भी इस वक्त नादिया के पास मौजूद थी। रुस्तम ने इशारा किया तो वो दोनों बाहर चली गई। रुस्तम कमरे का दरवाजा बंद करके नादिया के सामने आ बैठा। ये क्या चक्कर चला रखा है तुमने? वो बेहद तपे हुए लहजे में बोला। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। रुस्तम ने उसे चानी से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग ना करो, मुझे बताओ ये क्या मामला है? वो लफंगा वहां क्या कर रहा था तुम्हारे साथ और कब से हो रहा है ये सब कुछ? मैं उससे दम कराने गई थी, वो अटक अटक कर बोली। क्या तकलीफ थी तुम्हें? रुस्तम फुनकारा। और क्या दम कर रहा था वो हरामी? वो खबीस तो 2-2 महीने नहाता नहीं है, दिन रात तंबाकू और शराब पीता है। वो क्या दम करेगा तुम्हें? और जिस तरह का दम वो कर रहा था मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस बदबख्त ने तुम्हें नंगा करके बिठाया हुआ था। वो कहता था इस अमल का यही तरीका है। वो मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था और वो अगर कहता कि अमल के लिए बाकी कपड़े भी उतार दो तो क्या तुम उतार देती? वो मैं दरअसल नादिया हकला कर रह गई। तुम पढ़ी लिखी बनती हो, खुद को शेरन कहती हो, फिल्मों में काम करती हो, गाट गाट का पानी पी रखा है तुमने। लानत है तुम पर और तुम्हारी अकल पर। तुम जैसी औरतें इन मुश्तंडे आमलों के हाथों बेआबरू हो जाती हैं और ऐसी मत मारी जाती है कि बार बार बेआबरू होने के लिए जाती हैं। उनके हाथों का खिलौना बनती हैं, नंगी तस्वीरें खिंचवा लेती हैं, ब्लैकमेल होती हैं, अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। रुस्तम तैश के आलम में बोलता चला जा रहा था। वो सर झुकाए बैठी थी और सिसक रही थी। रुस्तम ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से उसकी पुश से कमीज उठाई। कमीज का चाक फट गया और नादिया की कमर का कुछ हिस्सा और यहाँ हो गया। यहाँ शफाफ जिल्द पर खुंदुई की नोक से बहुत सी खराशें डाली गई थी। इनमें से कुछ अल्फाज ही रुस्तम की समझ में आ सके। रानी माता, रात का राजा, बंगालन गोरी, बस इसी तरह के बेमानी अल्फाज थे और कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींची गई थी। कहीं कहीं इन खराशों में से खून भी रिसा जा रहा था। यह क्या बकवास है? रुस्तम ने उसकी कमर पर कमीज को बराबर करते हुए कहा। वो सिसक कर चुप हो गई। रुस्तम का पारा कुछ और बढ़ गया। एक बार फिर इसका दिल चाह कर नादिया को शानों से पकड़कर झुंझोड़ दे, लेकिन एकदम न जाने क्या हुआ कि इसका गुस्सा साबन के जाग की तरह बैठ गया। वो गहरी सांस लेकर उसे देखता रहा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। किसी बात पर रुस्तम को नादिया पर बहुत तैश आया था। इसे लगा कि वो इसे मार बैठेगा, मगर फिर अचानक गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता था। ऐसे लम्हों में इसे महसूस होता था कि नादिया लाचार है। इसके दिल ने और दिल में पैदा होने वाले जज्बात ने इसे मजबूर कर रखा है। वो सब कुछ जानते बूझते भी कुछ नहीं जानती। अपने नफा और नुकसान से बेगाना हो चुकी है। ये सब दिल का कसूर था और दिल पर इंसान का इख्तियार कैसे खत्म होता है, इस बारे में रुस्तम से ज्यादा और कौन जानता होगा। कमरे के गोशे में सुकड़ सिमट कर बैठी हुई नादिया पर उसे बेइख्तियार तरस आ गया। इसने उठकर पानी पिया और दोबारा नादिया के पास आ बैठा और नरम लहजे में बोला, तुम अच्छी भली सियानी हो। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी। तुम जो कुछ कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। वो खबीस वहां उस खूह में तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। मैंने उसकी आंखों में लुच्चापन देखा है और ये देखो ये क्या है। रुस्तम ने अपने नेफे में उड़ती हुई शराब की छोटी बोतल निकालकर नादिया की आंखों के सामने लहराई। ये भी मुझे वहीं से मिली है। उस बदमाश ने एक पत्थर के पीछे छुपा रखी थी। ऐसे लोग तुम जैसी औरतों की मत मार देते हैं और जब समझते हैं कि मत वाकई मारी जा चुकी है तो फिर वो सब कुछ कर गुजरते हैं। शुक्र करो तुम किसी बड़ी मुसीबत से बच गई हो। नादिया कुछ देर खामोश रही, फिर दोबारा सिसकने लगी। तुम ठीक कहते हो, शायद मुझसे गलती हुई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसकी बातों में आ गई थी। मेरी अकल ने काम करना छोड़ दिया था। क्या कहा था उसने तुमसे? उसने कुछ नहीं कहा था। मुझे शाहिदा ने बताया था कि अजमत ने बड़े मुश्किल चिल्ले काटे हुए हैं। ये कई तरह के दूरी अमल करता है और डेरे के लोग इसे बहुत मानते हैं। फिर एक दिन कब्रिस्तान के पास ये मुझे मिला। वहां ये एक बेरी के नीचे बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने इसे चेहरा छुपा रखा था। घूंघट के पीछे ही से मैंने इसे 2-4 बातें की और इसने मेरे बारे में मुझे कुछ बताया। मुझे लगा कि इसकी बातें बिल्कुल सही हैं। बस फिर मैं इसके चक्कर में आ गई। ये 2-3 दफा मुझे कब्रिस्तान ही में मिला है। इसने कहा कि मैं तुम्हारे दिल के सुकून के लिए 7 रातों वाला छोटा सा चिल्ला काट रहा हूँ। चिल्ला पूरा हो गया तो एक अमल करूंगा, उसके बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। 7 दिन पूरे हो गए तो इसने मुझे वहां खूह में बुलाया और मेरी दोनों पिंडलियों पर पीछे की तरफ कुछ लिखा। एक दिन छोड़कर मुझे जाना था लेकिन मैं ना जा सकी। उससे अगले दिन छिपकली वाला मसला हो गया था। मैं जख्मी होकर नासिर के दवा खाने पहुंच गई। कल जब तुम शानी जी को खाई से निकालने के लिए गए हुए थे
और बाकी लोग भी वहां जमा थे। ये अजमत फिर मुझसे मिला। इसने कहा कि आधा अमल काले जादू की मार से ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्द से जल्द अमल पूरा करना चाहिए। इसने कहा कि मैं बीमार भी इसीलिए होती हूँ कि अमल पूरा नहीं हुआ है। इसकी बातों में ऐसा असर है कि मैं ना चाहते हुए भी वहां चली गई। इसी दौरान में बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें वहीं से आ रही थी जहां लोग जमा थे। दादियों को कमरे में छोड़कर रुस्तम छज्जे के सामने पहुंचा। यहाँ फरीद के साथ ही दिलावर काठिया बड़े गुस्से में थे और अजमत के साथ मार पीट कर रहे थे। अजमत उनकी ठोकरें खाकर पथरीली जमीन पर लोट पोट हो रहा था। क्या हुआ है? रुस्तम ने करीब जाकर पूछा। रुस्तम भाई ये देखो, इसके सामान में से क्या निकला है। दिलावर ने काले शॉपिंग बैग में रखी हुई चंद तस्वीरें रुस्तम की तरफ बढ़ाई। रुस्तम ने देखा ये ताश के पत्तों पर बनी हुई खयास सोज तस्वीरें थी। 2 सफेदफाम लड़कियां और 3 लड़के शैतान के चेलों की हैसियत से मसरूफ़ कार नजर आते थे। मर्दोजन का वो अजीम और बेमिसाल ताल्लुक जो कायनात का जौहर है, जो जिंदगी का हुस्न है, और इन तस्वीरों में ऐसी बकरू हालत में दिखाई देता था कि उबकाई आने लगती थी। दिलावर ने कहा, खूंदर में इसके सामान की तलाशी ली गई तो एक तकिए के नीचे से ये मिली है, और इसके अलावा ये देखें। दिलावर ने एक रेशमी कपड़े की स्याह थैली रुस्तम की तरफ बढ़ाई। इसमें इंसानी हैवानी बालों के गुच्छे, मुख्तलिफ किस्म की छोटी बड़ी सुइयां, 2 तलाई अंगूठियां, प्लास्टिक की नन्ही मुन्नी इंसानी खोपड़ियां और इसी किस्म की एशिया मौजूद थी। तस्वीरें देखकर रुस्तम का पारा कुछ और चढ़ गया। उसने अजमत को जमीन से उठाया और गिरेबान से पकड़कर खींचता हुआ छज्जे के कमरे में ले गया। फरीद हसना भी उसके साथ थे। तामचंद कदम आगे जाकर फरीद ने हंसने को इशारा किया और वो रुस्तम के साथ कमरे में नहीं गए। बंद कमरे में रुस्तम ने अजमत से पूछ-गछ की। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। रुस्तम के कुछ कहने से पहले ही वो मिन्नत समाजत करने लगा और हाथ पांव जोड़ने लगा। उसके पुश्त पर बंधे हुए हाथ रुस्तम ने खोल दिए थे। रुस्तम ने उसकी गर्दन अपने आहनी पंजे में दबोचते हुए कहा, क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? मुझसे मेरी मरी हुई माँ की कसम ले लें जी, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। वो तो छोटी भरजाई है जी, मैं इस तरह की किसी बात के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और फिर ये तो आपका मामला था जी। मैं भला आपको जानता नहीं हूँ? कौन है जी जो आपको नहीं जानता? किसी की मौत ही आई होगी जो आपकी इज्जत की तरफ आंख उठाएगा। मैं तो सिर्फ रुस्तम ने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ अजमत के मुंह पर मारा। तुम तो सिर्फ ठरक पूरी कर रहे थे, लेकिन उससे आगे जाने का इंतजाम भी तुमने कर रखा था। क्या पता किसी वजह से किस्मत तुम पर मेहरबान हो ही जाती, इसलिए एहतियातन तुमने शराब की बोतल भी वहां छुपा रखी थी। शराब की बोतल? अजमत का रंग फीका पड़ गया। हाँ ये बोतल। रुस्तम ने बोतल उसके सामने लहराई। तुम मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें जी, मुझे इसका कुछ पता नहीं था, और इन तस्वीरों का भी तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। किसी जिन भूत ने शरारत से तुम्हारे तकिए में घुसेड़ दी होंगी। अजमत के सियाह ऊंट कांप कर रह गए। रुस्तम ने 2-3 थप्पड़ मजीद उसके मुंह पर जड़े। उसके होंठों से खून तो पहले ही बह रहा था, अब नाक से भी रिसने लगा। वो सरतापा कांप रहा था। रुस्तम फनकारा, देख सब कुछ सच सच बता दे। इससे पहले क्या कुछ करता रहे और इसके बाद क्या क्या करने का इरादा रखता था। अगर खुद नहीं बताएगा तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा, और तुझे पता ही है मेरे पूछने का तरीका क्या होता है। मैं कसम खाता हूँ जी। वो फिर कसमें खाने और मिन्नतें समाजते करने लगा। रुस्तम ने उसे फर्श पर गिराकर उसकी गर्दन पर अपना पांव रख दिया। गर्दन पर पांव रखने का अमल शायद सुनने में इतना खौफनाक ना हो, लेकिन जो शख्स इस अमल से गुजरता है वही इसकी दहशतनाकी को जान सकता है। गर्दन इंसान के जिस्म के एक नाजुक अज़ू है। जब पांव का सारा बोझ गर्दन पर आता है तो जिस्म मफलूज होकर रह जाता है। बंदे का सांस तो रुक ही रहा होता है, उसके साथ साथ उसे ये भी मालूम होता है कि अगर इसने किसी तरह की मुज़ाहमत की या खुद को छुड़ाना चाहा तो गर्दन का कड़ा निकल जाएगा। पुलिस वाले अक्सर ये हरबे इख्तियार करते हैं। कोई एक एहलकार खवालाती की गर्दन पर पांव रख देता है और दूसरा उसकी चतरोल करने लगता है। अजमत की गर्दन पर पांव का दबाव पड़ा तो उसकी जबान बाहर निकल आई। आंखें हल्कों से उबल पड़ी। उसके मुंह से खे खे की अजियतनाक आवाज निकली। उसने अपने हाथ जोड़े और सर के इशारे से रुस्तम को बताया कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। ताम रुस्तम ने फौरी तौर पर उसकी गर्दन आजाद नहीं की। चंद सेकंड मजीद इसी तरह गुजारे। बिलाखिर अजमत का रंग स्याह पड़ गया और रुस्तम के पांव तले बचली की तरह तड़पने लगा। उसने दोनों हाथों से रुस्तम का पांव थाम रखा था। रुस्तम ने पांव पीछे हटाया तो वो बुरी तरह खांसने लगा और फिर उल्टी करने लगा। रुस्तम खामोशी से देखता रहा। उसकी तबीयत कुछ बहाल हुई तो रुस्तम के कहने पर उसने अपने गले से साफानुमा कपड़ा उतारा और फर्श को साफ करके कपड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया। बस 1-2 मिनट में ही उसका सारा दमखम खत्म हो गया था। उसके बाद रुस्तम ने जो कुछ पूछा उसका जवाब फौरन मिला। सबसे पहले तो अजमत ने तस्लीम किया कि वो खूह से मिलने वाली इंडियन शराब की बोतल उसी की है और उसी ने वहां छुपाई हुई थी। रुस्तम ने पूछा, ये जादू टोना कहाँ से सीखा है तुमने? पीर शाही से जी, जो जोराबाद में रहता है। ये कौन है? ये जात का तेली है जी, हजरत साहब के शागिर्दों में से है। हजरत साहब का नाम सुनते ही रुस्तम के आसाब तन गए।
वो समझ गया कि इस बहरूपीय अमल के डांडे किस शैतान से मिलते हैं। रुस्तम ने अजमत के पीर और पीर के पीर को एक गाली दी और नफरत से जमीन पर थूक दिया। इसका जी चाहा कि कमीज के नीचे से चाकू निकाले और उस बदमाश आमिल को यहीं फर्श पर बकरी की तरह लिटाकर ज़िबा कर दे। लेकिन खुद पर जब्त करते हुए इसने अजमत से पूछा, दादिया से तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? उन्होंने खुद किया था जी, मैं अपनी मरी माँ की कसमें ना खा। रुस्तम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। जो भी बकवास करनी है बस करता जा। वो लर्ज कर बोला, उन्होंने खुद राब्ता किया था जी, उन्होंने कहा था वो अमल कराना चाहती हैं। कैसा अमल?